हाय सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के हमारे बोर्ड एग्जाम्स के न्यूमेरिकल्स। सो यस, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे रोटेशनल डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के हमारे न्यूमेरिकल्स। हमारी सीरीज का इंट्रोडक्शन दे दूं तो अगर आपको फिजिक्स सीखनी है, प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स अप टू लेवल फिजिक्स, हमारी एवरग्रीन वन शॉट सीरीज जो महाराष्ट्र के सारे स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है, आई होप आपने देखी है। एक बार देखी है तो दूसरी बार देखो। जब आप सेकंड टाइम देखोगे तब आपको समझेगा कि ओ आज मुझे ये टॉपिक समझा, बिकॉज ये उतनी ज्यादा डिटेल में है। आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने में दिक्कत आती है, आपका एक्सप्रेसिव पावर वीक है, आपको फिजिक्स तो आती है बट थोड़ी गाइडेंस चाहिए लिखना कैसे है, तो ये है हमारी बोर्ड एग्जाम्स की क्वेश्चन आंसर सीरीज। एंड उसी प्रकार से अगर आपको न्यूमेरिकल्स का अप्रोच चाहिए कि किस चैप्टर में कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैसे फेस करना है, फॉर्मूलाज का कैसे देखना है, तो ये है हमारी बोर्ड एग्जाम्स की स्पेशल न्यूमेरिकल सीरीज। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, बिकॉज एक बार मैं पढ़ाना चालू कर दूंगा तो सारा फोकस हमारा पढ़ाई होना चाहिए और कोई भी चीज पे हमारा और आपका फोकस नहीं होना चाहिए। इन सारी चीजों के नोट्स आपको आरजी लेक्चर्स ऐप, आरजी लेक्चर्स वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप ऐप पे जाओ या आप वेबसाइट पे जाओ या आप iOS ऐप पे जाओ, आपको बोर्ड्स करके एक सेक्शन दिखेगा। ओके, सो बोर्ड्स करके एक सेक्शन दिखेगा, उसमें आपको नोट्स दिख जाएंगे। अगर नहीं दिखते हैं तो एक दो दिन का प्लस माइनस आप समझ सकते हो, बट दिस इज द प्लेस जहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। काफी लोग व्हाट्सएप पे मांग रहे हैं, सो व्हाट्सएप पे लिंक मांग रहे हैं, सो ये यहाँ पर ही आपका ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, चलिए हैविंग सेड सो स्टार्ट करते हैं आज के हम न्यूमेरिकल्स। लेट्स स्टार्ट। सभी को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। A swimmer jumped into a swimming tank and was swimming 8 meter below the surface of the tank. तो दिया गया है हमारे पास एक स्विमर है, स्विमर एक जंप कर रहा है एक स्विमिंग टैंक में। तो लेट अस अज्यूम ये है हमारा यहाँ पर स्विमिंग पूल। सो स्विमिंग पूल के ये कितना नीचे है? सो स्विमिंग पूल के ये नीचे है हमारे 8 मीटर नीचे है। सो 8 मीटर का यहाँ से मैं डिस्टेंस बना दूंगा एंड मैं कह दूंगा कि 8 मीटर ये नीचे है। सो यहाँ पर समझो ये इंसान हमारा स्विम कर रहा है। कैलकुलेट द प्रेशर ऑन हिम, इसके ऊपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। फिर ब्रैकेट में हम लोगों को कुछ डेटा यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। सो देखो, जब भी हम लोग पानी के अंदर जाते हैं, जब भी हम लोग एयर के आसपास रहते हैं, तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमारा आप एक सिलेंड्रिकल कॉलम बना दो, हमारे ऊपर उतना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। तो उसी प्रकार से ये भी इंसान जो यहाँ पर अंदर है, इसके ऊपर भी प्रेशर एग्जर्ट होगा ड्यू टू द वाटर कॉलम अबव हिम। सो जितना भी इसके ऊपर यहाँ पे पानी है, वो पानी पूरा का पूरा इसके ऊपर क्या करेगा? वो पानी इसके ऊपर यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो ये वाला प्रेशर कितना हो जाएगा? सो ये वाला प्रेशर हो जाता है हमारा, कैलकुलेट किया जाता है बाय द फेमस फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल्स टू दी एच रो जी के बराबर, हाइट, डेंसिटी एंड हमारा ग्रेविटी ऑफ द मतलब ग्रेविटी ऑफ द नहीं ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड हाइट जितना भी यहाँ पर है। तो ये आपका यूजुअली प्रेशर होता है। बट क्वेश्चन में डेटा में डेंसिटी दिया है, चलो अच्छी बात है। अगर डेंसिटी नहीं दें तो आपको याद होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होता है आपके एसआई यूनिट सिस्टम में। ग्रेविटी 9.8 बोला है, यूज करने को नहीं बोलते तो मैं 10 कर देता था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दिया है। सो देखो, संसार में सारे ऑब्जेक्ट्स, इंसान ना इंसान, ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स, एनिमेट, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एयर प्रेशर तो लग ही रहा है, राइट? है ना, हवा तो यहाँ पे है ही है। सो मुझे यहाँ पे डेटा में एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है, इसका मतलब मुझे वो भी यूज करना है। सो मेरा टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? सो टोटल प्रेशर यहाँ से हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम विच इज एच रो जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? सो ये भी वैल्यू केमिस्ट्री की सबको फेमस याद होगी, 1.013 इंटू 10 रेज़ टू यहाँ पे 5 के बराबर। हाइट कितना है? सो हाइट है यहाँ पे 8 मीटर्स के बराबर। डेंसिटी कितना है? सो डेंसिटी है यहाँ पर हमारा 1000 के बराबर विच इज 10⁻³ के बराबर। और ग्रेविटी है मुझे बहुत दिल हो रहा है 10 लेने का। सो आप लोग लॉग बुक से करोगे तो आप लोग बेसिकली 9.8 लो। यहाँ पर मैं लॉग बुक यूज नहीं करूंगा,
बट ठीक है 9.8 ही मैं भी यहाँ पे लेके देखता हूँ। चलिए सो अभी देखो ऐड करना है मुझे, और ऐड करना है, और यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है मेरा पूरा का पूरा 10⁵ का टर्म, राइट हैंड साइड में है कुछ ऐसा टर्म। तो ऐसे परिस्थितियों में हमें करना क्या पड़ता है, हम लोगों को कॉमन लेना पड़ता है, बिकॉज 10⁵ ऐड करना कन्वीनियंट नहीं है, 10 का पावर है तो ऐड करना इजी हो जाता है। तो पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे फटाफट से इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो 98 8 जा कितना होगा, सो 8 8 जा होता है 64, 9 8 जा होता है 72, हो जाएगा यहां से कुछ इतना। ओके, सो दिस विल बिकम 76.4 के बराबर। सो यहां से हो जाएगा 1.013 इंटू 10⁵, यहां से हो जाएगा 76.4 इंटू 10⁵। मैं क्या कर दूंगा, यहां से पावर्स थोड़े से आगे पीछे कर दूंगा ताकि उस तरफ भी मुझे 10⁵ का टर्म मिल जाए। सो वो कैसे मिलेगा, तो यहां पर मैं कर दूंगा 0.764 इंटू में हो जाएगा 10⁵। सो यस, अभी ये एक सेंसिबल इक्वेशन या फिर एक मैथमेटिकल फॉर्मेट लग रहा है। सो यहां पर मैं क्या कर दूंगा, सीधा 10⁵ को कॉमन निकाल दूंगा, अंदर में ये हो जाएंगे ऐड 1.013 प्लस हो जाएगा यहां से 0.764, दोनों को ऐड कर देंगे कितना मिलेगा। सो यहां पे मिल जाएगा 1.013 एंड यहाँ पे ऐड क्या करना है 0.764। सो आपका हो जाएगा 7 7 7, यहां से 1, सो दिस विल बिकम 1.77, है ना कुछ सही, तो ये सब 1.77 इंटू 10⁵। प्रेशर है, सो पास्कल यहाँ पे यूनिट लिख सकता हूँ, दिस पास्कल। अगर इन लोगों ने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा है तो आप लोग वो भी लिख सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो आपको चलेगा जो भी आपका मन कर रहा है। ओके, सो ये थी हमारी बेस फॉर्मूला। इसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, उनको समझता नहीं है कब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना है कब नहीं लेना है। तो वो क्वेश्चन रीड करके समझता है कि कौन से क्वेश्चन में हम लोगों को किस पर्सपेक्टिव में चीजें यूज करने को कही गई हैं। आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट का सीधा मतलब हो जाता है पास्कल्स लॉ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पास्कल्स लॉ की बात हो रही है। पास्कल्स लॉ का सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जेडबलई, इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशंस हम लोगों को देखने को मिलते हैं, बट हमारे महाराष्ट्र बोर्ड एंड हमारे एमएचटी सीईटी एग्जाम में पास्कल्स लॉ का सिंपल सोबर एक ही फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आपका F2/F1 कितना हो जाता है, हो जाता है यहां से A2/A1 के बराबर। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक सा हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला का लॉजिक क्या है, इस फॉर्मूला का लॉजिक यही है, कार को ब्रेक कैसे लगाते हैं। सो कार को ब्रेक हम कुछ इस प्रकार से लगाते हैं कि जो आगे की तरफ छोटा सा ब्रेक पैड रहता है हम उसको प्रेस करते हैं। तो सबको पता है आपका पांव, भले आपका 6 नंबर का जूता पहनते रहो आप इस उम्र में, आपका 5.5 नंबर का जूता हो, फिर भी आपका पांव ब्रेक पैड से बड़ा ही रहेगा। कहने का मतलब इतनी 1000 किलो की कार है, 1000 किलो की कार होने के बावजूद भी उसका एरिया जो है ब्रेक पैड का काफी कम होता है। सो हमारा A1 क्या होता है, A1 हमेशा हमारा कम होता है। वही कार की इंजन से पास हो के क्या होती है, इंटरनली कनेक्टेड होती है किसी बड़े एरिया से। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है। अभी इस क्वेश्चन में तो मैंने अभी रीड नहीं किया है, रीड करेंगे तो हम लोग देखेंगे, बट डेटा आपको संभाल के डालना है। आप ऐसे ही नहीं कि पहले ये दिया है तो पहले A1 डालता हूं, नहीं। A1 और A2 में आपको फर्क कैसे देखना है, फर्क यही देखना है, A2 का एरिया हमेशा आपका काफी ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू A1, या तो आसान भाषा में आप ऐसा भी कह सकते हो कि A2 आपका ज्यादा होगा A1 से। सो दैट इज द बेसिक सा आपका लॉजिक। तो अभी क्या दिया गया है, इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन हैड अ सरफेस एरिया ऑफ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक अभी इन्होंने इनपुट वर्ड यूज कर दिया है। सो इनपुट वर्ड यूज कर दिया है तो कहीं ना कहीं इन्होंने बोल दिया है कि A1 लेना है आप लोगों को। ओके, आउटपुट पिस्टन हैड सरफेस एरिया 1500। तो अभी देखो ये इनपुट आउटपुट इस सम में दिया गया है, जरूरी थोड़ी है आपको हर बार दिया गया रहे। ओके, सो इनपुट और आउटपुट हर बार आपको प्रोवाइडेड नहीं होगा, तो वही जिसका वैल्यू बड़ा वो A2 होगा। सो अभी यहां पर जिसका वैल्यू छोटा वो A1, सो A1 हो जाएगा यहां से हमारा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, एंड A2 यहां से हमारा हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर।
ओके, सो ये हो जाएंगे मेरे दो फैक्टर्स यहां से। चलिए, If a force of 25 Newton is applied to the input piston, so input piston मतलब अभी यहां पर तो समझ गया है हमको कि पहले वाला ही है, so 25 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है। बताना है what is the weight on the output piston. So weight होता है mg के बराबर, तो अभी वजन निकालना है नहीं। आई होप आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड के बेसिक्स याद हैं। वेट इज द फोर्स। वेट का यूनिट न्यूटन होता है, केजी नहीं होता है। मास का यूनिट केजी होता है। सो इनडायरेक्टली हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है? इनडायरेक्टली हम लोगों को यहाँ पे F2 ही निकालना है। सो कुछ भी करना नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं, न्यूमेरिकल्स के लेक्चर्स में मैं बातें बहुत ज्यादा करता हूं, तो वो मैं आपको ऐसे करता हूं कि आप लोग मेरे शब्दों पे फोकस करो, और एज अ स्टूडेंट मैं कैसे सोच रहा हूं वो चीज आप लोग भी समझने का प्रयास करो। एज अ स्टूडेंट इन द सेंस मैं आपके अप्रोच से बात कर रहा हूं। चलिए, सो A2 कितना है? 1500। अब आइडियली सेंटीमीटर स्क्वायर आपको कन्वर्ट करना है टू द मीटर स्क्वायर, बिकॉज सेंटीमीटर स्क्वायर आपका SI यूनिट नहीं है, बट बिकॉज यहां पे आप एनीवेज रेशियो लेने वाले हो तो आपका आंसर आ जाता है। सो आप लोगों को अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप देख सकते हो, यहां पर 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, डिवाइड में है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आप लोग देखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहां से कैंसिल। F1 कितना है यहां से? 25 के बराबर। 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 0 25 5 जा हो जाएगा 125, साथ में है एक और 0 हो जाएगा 1250 न्यूटन के यहां पे बराबर। ओके, सो ये आपका परफेक्ट बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, एकदम सटीक बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन। चलिए आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्वियसली मैं आपको सेम सवाल तो नहीं कराऊंगा, हल्का सा एक्सटेंशन है, और यही हल्का सा एक्सटेंशन एक 2 मार्क के क्वेश्चन को 3 मार्क के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देने में मदद करता है। बाय द वे, जो भी स्टूडेंट्स क्रैश कोर्स की कमेंट्स कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं क्रैश कोर्स आ जाएगा आपका, चिंता मत कीजिए, पूरा सिस्टमेटिक आएगा। कुछ दिनों में आपको न्यूज मिलेगी। ओके, सो तब तक के लिए आप जो पढ़ा रहा हूं आप वो पढ़ते जाओ। पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी, लेक्चर्स कभी भी वेस्ट नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं हेल्प आउट कर देंगे। आपको आ जाएगा जल्द ही मैसेज, ठीक है। चलिए, इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन हैज अ सरफेस एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, आउटपुट हैज अ सरफेस एरिया 1000। तो अभी देखो ये लोग इनपुट आउटपुट के टर्म्स में दे रहे हैं तो आपका भला कर रहे हैं, बट आपको डेटा यूजुअली ऐसे ही समझना पड़ता है कि जो छोटा है वो A1 है, जो बड़ा है वो A2 है। सो एक है यहाँ पे 20 के बराबर, दूसरा है यहाँ से हमारा 1000 के बराबर। इफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू द इनपुट पिस्टन, सो वापस से इनपुट पिस्टन पे 50 न्यूटन का यहाँ पर फोर्स लगाया गया है। चलो, तो मुझे क्या बताना है? आउटपुट पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 मीटर का। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? ये 2 मीटर के ये डिस्प्लेस हो जा रहा है। बताना है वेट ऑफ सपोर्ट ऑन द आउटपुट पिस्टन, मतलब वापस से मुझे F2 निकालना है एंड वर्क डन भी निकालना है। सो नॉट अ बिग डील, मैं यहीं पे सॉल्व कर दूंगा इसको। तो सो F2 अपॉन में F1 इज इक्वल्स टू दी होता है हमारा A2 डिवाइडेड बाय A1। चलिए, सो F2 इज इक्वल्स टू दी हो जाएगा यहां से हमारा F1 मल्टीप्लाइड बाय हो जाता है यहां से A2 डिवाइडेड बाय A1 के बराबर। चलो, F1 कितना है? सो F1 है 50 के बराबर। A2 कितना है? A2 है हमारा, अगेन आइडियली आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना रहता है, मैं बार बार ये चीज आपको रिमाइंड कराता रहूंगा, ठीक है। चलिए, मतलब मैं भले बोलो तो करके दिखाता हूं। सो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻⁻² मीटर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A2 कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यानी 10⁻² मीटर का स्क्वायर। A1 कितना है? सो वो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10⁻² मीटर, तो यहां पर भी आ जाएगा उसी का स्क्वायर। चलिए, सो 0 और 0 हो जाएंगे कैंसिल। 10⁻² का स्क्वायर यहां से, 10⁻² का स्क्वायर वहां से, ये भी हो जाएगा कैंसिल, सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। 50 × 100 हो जाएगा यहां से, माय बेड नहीं सही है, 50 × 100 3 0 आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय यहां से है 2, सो दिस विल बिकम 2500, राइट। 5000 के अगर मेरे पास 2 नोट होंगे सो वो 2500 के बराबर हो जाएगा। सो F2 इज इक्वल टू हो जाता है यहां से 2500 न्यूटन के बराबर।
अब पूछा है वर्क डन कितना है, सो वर्क डन में तो कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं लगेगी। वर्क डन पूछा कौन से सिचुएशन में है, तो मेरा आगे कौन सा पिस्टन गया है, आगे मेरा सेकंड वाला पिस्टन गया है। सो W2 कितना हो जाएगा, सो W2 यहां से हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो आपका फोर्स कितना है 2500, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 के बराबर, आंसर आ जाएगा 5000 जूल्स के बराबर। याद रखना, अगर आप लोग यूनिट्स नहीं लिखते हो बोर्ड एग्जाम्स में, आपकी मार्क्स कटती है। ओके, इट इज मैंडेटरी टू राइट द यूनिट्स। चलिए आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा सरफेस टेंशन को थोड़ा सा हम गौर फरमाते हैं। चलिए, द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज दिस थिंग। तो अगेन ये वैल्यू दी रहती है, बट अगर किसी को मन होता है कि वैल्यू एग्जाम हार्ड बनाना है, सो ये वैल्यू नहीं भी दी जा सकती है। ओके, चलिए, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज दिस मच। तो सरफेस टेंशन इतना है। फाइंड द वर्टिकल फोर्स रिक्वायर्ड टू डिटैच अ फ्लोटिंग पिन ऑफ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। सो यहां लॉजिक कैसा लगता है, लॉजिक ऐसा लगता है कि ये है मेरा सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। सरफेस ऑफ वाटर पे पड़ी है मेरी यहां पे पिन। ओके, पिन कितने लेंथ की है, सो पिन है यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर की पिन पड़ी है। कितने लेंथ की पड़ी है, 2.5 सेंटीमीटर की पिन यहाँ पे पड़ी है। मुझे बताना है द वर्टिकल फोर्स रिक्वायर्ड टू डिटैच अ फ्लोटिंग पिन ऑफ लेंथ। तो देखो बहुत ज्यादा सिंपल बात है। यहां पे मास, ग्रेविटी, इन सब चीजों का वर्णन नहीं किया गया है। ओके, तो यूजुअली तो सबको पता है ग्रेविटी वेविटी हमेशा बाउंड करके रखती है, राइट। तो यूजुअली होता है वो चीजें, बट अभी हमको हर क्वेश्चन फिजिक्स में यही बात है। लोग बोलते हैं सर आप एक काम करो, फटाफट से शॉर्टकट के ऊपर हमको शॉर्ट्स बनाओ, ट्रिक्स बताओ। सो वो सब व्यूज लाने के लिए बहुत अच्छा होता है। मुझे यूट्यूब पे व्यूज चाहिए, मैं वो सब चीजें कर सकता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली फिजिक्स में क्या होता है, हल्का सा एक वर्ड चेंज हो जाए, उधर ही शॉर्टकट मर जाता है। ओके, कुछ चीजें हमेशा काम करती हैं, बट देखो यहाँ पर अभी आपका अलग ही लॉजिक थोड़ा सा लग जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेविटी का तो फैक्टर हमको निग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखो मुझे वर्टिकल फोर्स चाहिए जो मैं लगा सकूं, इस पिन को मैं वाटर से दूर कर सकूं। तो कौन है जो पकड़ के रुका है वाटर को? तो हम लोग सरफेस टेंशन की थियोरी में पढ़ते हैं, कोहेसिव फोर्सेस हमारे भर भर के ऐड होते हैं। फर्दर मोर पिन है, तो पिन आपका डिफरेंट मटेरियल है देन वाटर, तो आपका एडहेसिव फोर्स का भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो काट साट के हमारा जो कंक्लूजन निकलता है वो यही निकलता है, सरफेस टेंशन एग्जिस्ट करता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, एंड टेंशन एक प्रकार का फोर्स है। तो समझो सरफेस टेंशन का फोर्स है 5 न्यूटन, तो मुझे फ्री कराने के लिए भी कितना फोर्स लगेगा, 5 न्यूटन। तो इनडायरेक्टली मुझे यहां पर क्या करना है, इनडायरेक्टली मुझे यहां पर सरफेस टेंशन की फॉर्मूला के वजह से जो फोर्स आता है हमें वही निकालना है जो डेफिनेशन है। सो हमारा डेफिनेशन ही क्या होता है, सो डेफिनेशन ही ये हो जाता है कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू हो जाता है हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ के बराबर। ओके, चलिए, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स यहां से हो जाएगा हमारा सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ के बराबर। बट आप लोगों को पता है यहां पर हमारा जो पिन रखा है, सो अगर आप एक पेपर रखते हो, जिन लोगों को नहीं समझता है ये सब चीजें, आप लोग क्या कर सकते हो, अभी अपने वॉशरूम में जाओ, जो वहां पे बाल्टी पड़ी है वहां पे एक पेपर रख दो। तो आप पेपर रखो, आप लोग क्या देखोगे, आप 1 मिनट के बाद 1 मिनट के बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि पेपर नीचे से भी गीला हो चुका है, पेपर ऊपर से भी गीला हो चुका है। तो उसी प्रकार से जो पिन होती है, पिन आपका 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट नहीं होता है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आपका पिन होता है। उसके पास सर्टेन थिकनेस भी होती है, तभी तो वो किसी चीज के अंदर जा पाती है। तो इवेंचुअली यहां पर होता क्या है, चीजें आपकी ऊपर से भी गीली होती हैं, चीजें आपकी नीचे से भी गीली होती हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करना पड़ता है, लेंथ को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2 से। ओके, चलिए, सो अभी इतना मैंने बता दिया, तो अभी आगे तो कुछ भी मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। सो यहां से क्या हो जाएगा, अपना फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा सरफेस टेंशन इनटू में यहां से 2 टाइम्स ऑफ लेंथ के बराबर। सरफेस टेंशन कितना है, इतना है। सो मुझे ऐसा लिखना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं लिख दूंगा 72 × 10⁻³
लेंथ कितना है पिन का? सो लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर के बराबर। मुझे सेंटीमीटर भी अच्छा नहीं लगता है, सो मैं सेंटीमीटर को लिख दूंगा मीटर में, ताकि आंसर मेरा ऐसा यूनिट में यहाँ पे आ सके। 2.5, ₹2.5 के अगर मेरे पास 2 सिक्के हैं तो वो हो जाएंगे ₹5। -3 और -2 हो जाएगा यहाँ से 10⁻⁻5 के बराबर। मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे 72 इंटू 5 हो जाएगा 5 2 10, 7 5 35, 36 हो जाएगा 360 के यहाँ से बराबर। 360 इंटू हो जाएगा 10⁻5। सो हमारा अगर 11th स्टैंडर्ड में आपने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ा था तो हम लोग कोशिश करते हैं हम आंसर 0.5 और 5 के टर्म्स में लिखें। तो 360 को मैं कन्वर्ट कर दूंगा 3.60 में। सो दिस विल बिकम 3.60 इंटू 10⁻³ न्यूटन के बराबर। तो ये फोर्स है जो मेरा बाउंडेड है, जिस फोर्स से मेरा पिन, तो मुझे फ्री कराने के लिए भी इतना ही फोर्स मुझे एक्सर्ट कराना पड़ेगा। ओके चलिए आ जाते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, calculate the force required to take away a flat circular plate of radius 0.01 meter from the surface of water। तो अभी क्या है, अभी मेरे पास जो सरफेस है पानी के सरफेस पे क्या है, पानी के सरफेस पे मैंने यहां पर इस बार एक फ्लैट सर्कुलर प्लेट रखा है। सो देखो हर क्वेश्चन में डिफरेंस होता है। सो यहाँ पे अभी हमने फ्लैट सर्कुलर प्लेट रखा है। सो फ्लैट सर्कुलर प्लेट बेसिकली हो जाएगा यहां से कुछ इस प्रकार से। तो हमको निकालना क्या है, निकालना वही है, फोर्स ही निकालना है। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ के बराबर। तो कोई भी स्टूडेंट सोच सकता है सर लेंथ का क्या करूं, ये कैसे, अपना तो सर्कल प्लेट है, लेंथ तो वन डायमेंशनल एलिमेंट का होता है, लेंथ तो ऐसा होता है, लेंथ तो वैसा होता है, कोई भी ऐसे सब चीजें सोचेगा। बट आपको मैं बता दूं सर्कल का भी लेंथ होता है। सो मैग्नेटिक मटेरियल्स में हम लोग बहुत अच्छे से सीखते हैं ये चीज, और हम दूसरे चैप्टर्स में भी सीखते हैं कि अगर मेरे पास एक रस्सी है जिसका लेंथ L है और उसको मुझे कन्वर्ट करना है एक सर्कल में, तो मैं कर सकता हूं, राइट। तो आपका जो लेंथ है वो सरकमफरेंस का रूप ले लेता है, यानी लेंथ इज इक्वल टू हो जाता है 2πr के बराबर। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वही चीज हो जाएगी, फोर्स उतना ही रहेगा, डिवाइडेड बाय लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा यहाँ से 2πr के बराबर। ठीक है, चल सो दैट इज द बेसिक्स ऑफ फंडा। अभी अगेन कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे बोल सकता है कि सर अभी अभी आपने पीछे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था, आप ही बोले थे कि पेपर रखोगे नीचे का हिस्सा भी पेपर का गीला होगा, पेपर का ऊपर का हिस्सा भी गीला होगा। सो दोनों हिस्से हमारे पेपर के गीले होंगे। अभी अभी आपने ही कहा था ना ये सब चीजें, तो अभी आप ऐसा कैसा बोल रहे हो कि अभी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। सो इस सम में 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, ओके नहीं कर सकते हैं हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। उसका रीजन है हमें क्लियरली यहाँ पर एक अंग्रेजी में शब्द मेंशन किया गया है जिसका नाम है फ्लैट। फ्लैट का मतलब क्या होता है, आसान भाषा में सपाट मतलब एकदम ऐसा है, ओके। तो बेसिकली उसमें आप दो सरफेस, फ्लैट वर्ड ही फ्लैट बोल दिया है, तो आप दो सरफेसेस वाला लॉजिक यहां पर नहीं लगा सकते, ओके। तो बात वही है, कुछ लोग मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, फिर बोलेंगे हाँ सर पेपर तो अच्छा गया, मार्क्स आएंगे, तो बोलेंगे पता नहीं क्यों सर मार्क्स नहीं आती है, हम पेपर देने तो जाते हैं। फ्लैट वर्ड के वजह से मैं 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूं, ओके। सो अगर इतना आपको समझ गया तो बस आगे तो कुछ भी नहीं करना है, आगे तो मुझे डायरेक्टली क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में फोर्स निकालना है। सो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय यहां से 2 पाई आर के बराबर। सरफेस टेंशन कितना दिया है 75 इंटू 10⁻³ के बराबर। चलो पाई कितना होता है, सो पाई होता है 3.14 के बराबर। रेडियस कितना है, सो रेडियस यहां पर दिया गया है मुझे 0.01 मीटर, सो इसको मैं लिख सकता हूं 10⁻² मीटर के यहां से बराबर। सो 75 टूजा कितना होगा, सो 75 के 2 नोट अगर मेरे पास पड़े हैं तो दोनों को ऐड करूंगा तो 150 रुपया होगा, यानी 150 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 150, राइट। और यहां से कितना हो जाएगा 3.14 को वैसे ही रहने दो,
और यहाँ से क्या हो जाएगा 10⁻³ और -2 हो जाएगा 10⁻5 के बराबर। अब 150 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। 150 को क्या करना है, 150 को मुझे यहाँ से 3.14 से मल्टीप्लाई करना है, तो कहीं ना कहीं हम कर देंगे। ओके, सो एक 0 यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक 0 यहाँ पे दे दूं, सो दिस विल बिकम 15 इंटू 3.14 इंटू हो जाएगा 10⁻4 के बराबर। फटाफट से कर देंगे, 314 इंटू में 15, 5 4 20, जिनको लॉग बुक है लॉग बुक से करो, 5 1 5 7, 5 3 15, 0 4 1 3, आंसर आ जाएगा 0 7 8 9 10 11 5 6 7, यहाँ से 4, सो आंसर हो जाएगा 47 पॉइंट यहाँ से 10 के बराबर इंटू 10⁻⁻4। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के रूल्स के हिसाब से आपका आंसर आप 5 के अंडर में लिखो तो अच्छा, सो इसको मैं लिख सकता हूं 4.7, एंड जब मैं 4.7 लिखूंगा सो दिस विल बिकम इनटू 10 यहाँ से -3 के बराबर। यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा यहाँ से मेरा न्यूटन्स में। ठीक है, कुछ लोगों को ऐसा भी आदत होता है, कुछ बुक्स में ऐसा भी रहता है कि पूरा आपका 0 के टर्म्स में आंसर होता है। ओके, तो अगर जिनको वैसा आदत है, आदत से मजबूर हो, तो फिर आप इसको कैसे लिखोगे, 0.00 यहां से 47 न्यूटन के बराबर। ठीक है, सो यही तरीका है। ओके, अगर आपको आज के लेक्चर से समझ में आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अच्छी होप या अच्छी साइन है ये। ओके, बट लेट हो चुकी है लेट हो गया है अभी। ओके, लेट तो काफी हो गया है। सो वही बात है, जितना कर सकते हो करो, जितना कर सकते हो करो, सोर्सेस ऑथेंटिक फॉलो करो, दैट्स इट। ओके, चल, जैसे एक स्टूडेंट से अभी आज ही बात हुआ, मैं बोला तुमने पढ़ा कहां से है, मैं बोला यूट्यूब चैनल नहीं पूछ रहा हूं, पढ़ा कहां से, बोला वो टेलीग्राम पे आता रहता है PDF, वहां से पढ़ता रहता हूं। ओके, तो आपने साइंस लिया है, आप रैंडमनेस से नहीं पढ़ सकते हो। ओके, आपको पता होगा गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमनेस से पढ़ते हैं, राइट, हमेशा मोशन में रहते हैं, बट इवेंचुअली उनका वेलोसिटी 0 ही आता है हमेशा। ओके, सो रैंडमनेस आपको वहीं पे छोड़ देगी जहां से आपने शुरू की थी चीजें, तो एक प्रॉपर पैटर्न जरूरी होता है। ठीक है, चलिए, A drop of water of radius 6 millimeter breaks into number of droplets. अच्छा, कितने हैं वो नहीं, each of radius 1 millimeter, how many, अच्छा पूछा ही वो है, ठीक है। तो ये अगेन एक क्लासिकल क्वेश्चन हो जाता है फ्रॉम द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ये एक प्रॉपर क्लासिकल क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन के तहत हमारा होता कैसा सिनेरियो है, सिनेरियो हमारा कुछ इस प्रकार से होता है कि जब भी फिजिक्स में आपको ऐसा कुछ दिया जाए, चाहे वो रोटेशनल डायनामिक्स में दिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिया हो, आपको हमेशा एक ही प्रिंसिपल यूज करना है, जो प्रिंसिपल कहता है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, सो प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल कहता है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू द कांस्टेंट। तो ये बेसिक फंडा होता है। सो आपको सम्स कैसे होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं रोटेशनल डायनामिक्स की, सो रोटेशनल डायनामिक्स में आपको सम्स कैसे होगा, ऐसा होगा कि मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर था, वो सॉलिड स्फीयर को क्या कर दिया, वो सॉलिड स्फीयर को मैंने जस्ट पिघला दिया, पिघला के मैंने क्या कर दिया है, पिघला के उसको बना दिया है मैंने सिलेंडर। अब मुझे बताओ ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, एंड वगैरह वगैरह। तो ये सब सिचुएशंस में आपको वॉल्यूम इज इक्वल्स टू दी कांस्टेंट प्रिंसिपल यूज करना पड़ता है, बिकॉज ये वही है जैसे गोल्ड स्मिथ के पास होता है, सोनारों के पास होता है कि आपने 10 ग्राम का गोल्ड दिया पुराना कोई, अब आप बोल रहे हो ये 10 ग्राम का गोल्ड है, अब इसमें से मुझे 2-2 ग्राम का ये बना के दे, यहाँ 1-1 ग्राम के 10 सिक्के दे, यहाँ वॉटेवर आप जैसा भी चाहो बोल सकते हो। ओके, सो दैट इज द बेसिक सा फंडा। तो यहां पर भी हम वही यूज करेंगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू दी कांस्टेंट कहने से मेरा मतलब क्या होता है, सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू दी कांस्टेंट कहने से मेरा मतलब कुछ इस प्रकार से हो जाता है कि जो वॉल्यूम बिफोर है, जो क्या है, जो वॉल्यूम बिफोर है वही होता है हमारा वॉल्यूम आफ्टर। सो वॉल्यूम बिफोर इज इक्वल्स टू दी हो जाता है हमारा यहां से वॉल्यूम आफ्टर के बराबर। सो बिफोर वॉल्यूम कितना है, सो पहले क्या है, अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस 6 मिलीमीटर ब्रेक्स इनटू n ड्रॉपलेट्स। तो पहले लेट अस अज्यूम एक ही ड्रॉप है मेरे पास,
जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस है यहाँ पे 6 मिलीमीटर के बराबर। बाद में क्या हो रहा है, बाद में n ड्रॉपलेट्स इसके बन जा रहे हैं, मतलब एक बड़े बबल में से क्या हो गया, या एक बड़े पानी के ड्रॉप से क्या हो गया, एक बड़े पानी के ड्रॉप से छोटे छोटे n ड्रॉपलेट्स यहां पर बन गए हैं। तो बेसिकली मुझे क्या बोलना पड़ेगा, वॉल्यूम बिफोर, पहले क्या था, पहले एक ही ड्रॉप था, उसका वॉल्यूम कितना था, सो बड़ा ड्रॉप था, सो वॉल्यूम था 4/3 पाई r क्यूब के बराबर। बाद में कितने ड्रॉप्स हैं, बाद में वही निकालने हैं कितने हैं, सो n ड्रॉप्स हैं, उनका वॉल्यूम कितना होगा, सो अभी एक बड़े में से छोटे ड्रॉप्स बने हैं, तो रेडियस भी क्या लूंगा, रेडियस भी मैं अगर उसका रेडियस मैं कैपिटल R से इंडिकेट कर रहा हूं तो इनका रेडियस मैं यहाँ पे स्मॉल r से इंडिकेट करूंगा। चलिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, 4/3 पाई 4/3 पाई हो जाएगा कैंसिल, r क्यूब इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा स्मॉल n टाइम्स ऑफ r क्यूब के बराबर, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा यहां से r अपॉन में r द होल क्यूब के यहां से बराबर। सो कुछ टेक्निकल इशू के वजह से ये क्वेश्चन डिलीट हो गया, बट आई होप आप लोग तो वीडियो में रिवर्स जाके देख सकते हो। सो आपका जो बड़ा रेडियस है वो 6 मिलीमीटर के बराबर है, सो n यहाँ से कितना हो जाएगा, हो जाएगा r अपॉन में स्मॉल r का यहाँ से क्यूब के बराबर, जिसमें ये कितना है, सो ये है 6 मिलीमीटर के बराबर, स्मॉल r कितना दिया गया है 1 मिलीमीटर के यहाँ से बराबर। अगेन मिलीमीटर मिलीमीटर आपको आइडियली कन्वर्ट करना चाहिए, बट बिकॉज यहाँ पे रेशियो है तो अपना काम ऐसे ही हो जाएगा। सो 6 का क्यूब 6 6 36 36 6 हो जाता है 216 के बराबर। सो यहाँ पे हमारे अगर मैं एक 6 मिलीमीटर के इसको मैं स्प्लिट करना चाहूं, सो वॉल्यूम के लॉजिक के हिसाब से हमारे 216 ड्रॉपलेट्स बनते हैं। कितने ड्रॉपलेट्स बनते हैं हमारे 216, यानी 216 ड्रॉपलेट्स बनते हैं। चलिए आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल। सो मुझे क्या करना है, मुझे करना है कैलकुलेट द वर्क डन। सो मुझे वर्क डन करना है। अभी वर्क डन के फॉर्मूलाज क्या हैं, आइए पहले तो हम लोग वो समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो पहला फॉर्मूला सरफेस टेंशन का होता है। सरफेस टेंशन हमारा हो जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ के बराबर। उसके बाद क्या हो जाता है, हमारा फॉर्मूला हो जाता है चेंज इन सरफेस एनर्जी अपॉन में यहां से चेंज इन एरिया के बराबर। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद एनर्जी, आपकी एनर्जी कब यूज होगी, या एनर्जी यूज होगी तो क्या होगा, एनर्जी यूज होगी तो तब हमारा होता है वर्क डन। सो यहां पर हो जाता है हमारा dw अपॉन में dA के बराबर। सो ये हो जाते हैं हमारे ओरिजिनल 3 फॉर्मूलाज, हमारे सरफेस टेंशन के क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं हमारे ओरिजिनल 3 फॉर्मूलाज हमारे सरफेस टेंशन के। चलिए सो अभी इसमें से हमको करना क्या है, बोला गया है कैलकुलेट द वर्क डन। मुझे निकालना है यहाँ पे वर्क डन कितना है इन ब्लोइंग अ सोप बबल टू अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। अभी देखो यूजुअली ऐसा होता है कि आपको एक इनिशियल एरिया दिया जाता है, एक फाइनल एरिया दिया जाता है। सो आपको इनिशियल एरिया देते हैं, फाइनल एरिया देते हैं, देन यहां से आप लोग कर सकते हो A2 माइनस A1 एन वगैरह वगैरह, ये सब चीजें आप लोग ऐसे कर सकते हो। बट यहां पर मुझे सीधा दिया है कि बस वर्क डन इतना 1 सेंटीमीटर के एरिया को, अगर 1 सेंटीमीटर का बबल मुझे बनाना है तो वर्क डन कितना होगा। तो मुझे कुछ भी ना इधर डेटा और कुछ प्रोवाइडेड नहीं है कि पहले क्या था। तो ऐसे सिचुएशन में हम अज्यूम करते हैं कि पहले समझो बबल था ही नहीं। सो A1 कितना हो जाता है, A1 हो जाता है 0 के बराबर। तो हमारा एरिया यहां से हो जाता है सिंपली जो भी फाइनल एरिया है उसी के बराबर। तो कुछ नहीं करूंगा, सरफेस टेंशन का ये वाला फॉर्मेट यहां से यूज करूंगा एंड दैट्स इट। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका वर्क डन अपॉन में एरिया। सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा सरफेस टेंशन इनटू यहां से dA के बराबर। चलिए अब यहां पे लॉजिक क्या है ना, देखो ड्रॉप आपका बना हुआ होता है पानी का ही। ओके सो ड्रॉप किसका बना हुआ होता है, पानी का ही बना हुआ होता है। बबल किसका बना हुआ होता है, बबल बना हुआ होता है एयर का। अगर आप एक पानी की बूंद कंसीडर करते हो तो उसमें एयर सिर्फ बाहर है, अंदर तो पानी है। बट अगर आप बबल कंसीडर करते हो तो अंदर भी बबल के एयर है,
बबल के बाहर भी एयर है, सो बबल के केस में हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट 2 टाइम्स हो रहा है, सो एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के केस से, बिकॉज हमारा जो डेटा दिया गया है वो बबल के लिए दिया गया है, एंड बबल के अंदर भी एयर होती है, राइट, अंदर भी एयर के मॉलिक्यूल्स यहां पर बैठे रहते हैं और बाहर भी हमारे एयर के मॉलिक्यूल्स ही बैठे रहते हैं, सो हमारा 2 बार कांटेक्ट होता है, क्या होता है, हमारा 2 बार यहां पर कांटेक्ट होता है। चलिए, तो सरफेस टेंशन कितना है, सरफेस टेंशन है 2.5 इंटू 10 यहां से -2 के बराबर। एरिया कितना है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर यानी कितना है, रेडियस है 1 सेंटीमीटर के बराबर, इस बार तो मीटर में कन्वर्ट करके ही रहूंगा बिकॉज रेशियो नहीं है, सो 10⁻² का स्क्वायर यहां से हो जाता है 2 के हमारे बराबर। चलिए, तो यहां पर हमारा सिचुएशन एंड सिनेरियो कैसा हो जाएगा, यहां पे हमारा सिचुएशन हो जाएगा 2.5 के 4 सिक्के, अगर 2.5 रुपए के 4 सिक्के मेरे पास हैं तो वो होगा 10 रुपया, है ना। तो पहले तो मैं उसको बना देता हूं 10 के बराबर, फिर है 10⁻², फिर है यहां से पाई, 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁴, एंड फिर है यहां से मेरे पास 2। सो बेसिकली अपना 10⁻² -4 हो जाएगा -6 में ये 1 ऐड कर देंगे, हो जाएगा -5, सो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 पाई इंटू 10⁻⁻5 के बराबर। पाई का वैल्यू होता है 3.14, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, यहाँ पे हो जाएगा 6.28 के बराबर, सो इवेंचुअली हो जाएगा 6.28 इंटू 10⁻⁵, एंड बिकॉज हम वर्क डन निकाल रहे हैं तो मैं बोल दूंगा ये हमारा जूल्स में है, क्या है वर्क डन हमारा यहाँ पे जूल्स में। ओके, सो बेसिक सा हमारा सम, बढ़िया सा सम, अगेन आपका बोर्ड एग्जाम्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन। सो बोर्ड एग्जाम्स के देखो अभी फिजिक्स बदनाम है बहुत ज्यादा, ओके, वो बदनाम क्यों है, बिकॉज फिजिक्स में कंटिन्यूटी लगता है, कंटिन्यूटी के आप एक ही अच्छे सोर्स से अगर आप लंबे समय तक पढ़ते हुए आए हो तो आपका फिजिक्स अच्छा होगा। ओके, आपने 10th स्टैंडर्ड में किसी बहुत अच्छे टीचर से पढ़ लिया है तो 11th स्टैंडर्ड में आपका एक पुश रहेगा, बट अगेन 10th स्टैंडर्ड का फिजिक्स इधर होता है, 11th स्टैंडर्ड का फिजिक्स उससे 10-20 गुना ऊपर है, कोई भी कंपैरिजन नहीं है, बट 11th का फिजिक्स आपने अच्छे सोर्स से पढ़ा, देन 12th का आपका खुद ही काफी ज्यादा अपग्रेड हो जाएगा। तो वही है, कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड। तो जब स्टूडेंट्स को रियलाइज होता है कि यार अभी मुझे करना है, पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं पीछे का फिजिक्स डूबा हुआ है तो तकलीफ हो जाती है। अदरवाइज अगर सारे स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ें ऑथेंटिक सोर्सेज, ऑथेंटिक बुक्स से, तो प्रॉब्लम्स ही हट जाएगा, बिकॉज आप लोग नोटिस कर रहे हो फॉर्मूला कैलकुलेशन, फॉर्मूला कैलकुलेशन वही चलता है बोर्ड एग्जाम्स में, आपका वही चलता है। हाँ, JEE की अलग बात है, वहां दिमाग बहुत ज्यादा लगता है, नीट अलग बात है, वहां पर भी आपको स्किल्स यूज करनी पड़ती हैं, बट मेजर ऑफ द प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स अपने लाइफ में फेस करते हैं वो तो ऐसे ही टैकल की जा सकती है। चलिए, तो ये आपका वापस से वर्क डन का सिमिलर क्वेश्चन आ गया, ये आप लोग भले स्लाइड में मैं रख दूंगा, होमवर्क फॉर्मेट में आप कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सिर्फ फर्क क्या है तो वही वर्क डन ही निकालना है, बट यहाँ पे आपको सरफेस टेंशन दिया गया है डाइन्स के टर्म्स में, डाइन, DYNE, डायन नहीं डाइन। सो अभी यहां पर हमारा लॉजिक कैसा होगा, हमारा लॉजिक कुछ इस प्रकार से होगा, आपका SI यूनिट क्या है। सो सरफेस टेंशन में हमारा SI यूनिट क्या होता है, देखो सरफेस टेंशन हमारा कहता है फोर्स पर यूनिट लेंथ के बराबर, जिसमें फोर्स क्या है, फोर्स है हमारा न्यूटन में मेजर होता है, लेंथ किस में मेजर होता है, मीटर में। सो न्यूटन पर मीटर हो जाता है मेरा यूनिट इन द SI सिस्टम। सो उसी प्रकार से जैसे हमारा SI सिस्टम में न्यूटन पर मीटर यूनिट है, उसी प्रकार से CGS सिस्टम का यूनिट क्या होता है, CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो वहां पर आपका यूनिट हो जाता है डाइन पर सेंटीमीटर। ओके, तो अभी इसमें क्या होता है, काफी स्टूडेंट्स को लॉजिक तो पता होता है कि सर हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, कुछ फाई का फैक्टर आता है, बट एग्जाम के समय वो लोग भूल जाते हैं।
एग्जाम के समय क्या हो जाता है, वो लोग भूल जाते हैं, उनको याद ही नहीं आता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू दी 10⁵ डाइन है, या फिर 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू दी 10⁻⁵ डाइन है। चलिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है, कमेंट करके लिखिए। चलिए सब लोग कमेंट करेंगे, 5 से 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, फटाफट स्पॉन्टेनियस, 10 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है, जल्दी। 1 2 3 4 5, दोनों में से कौन सा फैक्टर सही है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। चलिए तो अगर अभी आपका आंसर अगर सही आता है तो अच्छी बात है, उसको सही रहने देना, बट अगर आपका आंसर गलत आता है तो शर्म के मारे कमेंट उड़ा मत देना, अपने कमेंट में ही वापस कमेंट कर देना कि ओ नाउ आई गॉट इट, ठीक है। बिकॉज गलत होता है कोई चीज तो उसमें शर्माने जैसा नहीं है, आपको एक्सेप्ट करना है कि अच्छा अभी मैं समझ गया। ओके चलिए, सो अभी यहां पर उसका लॉजिक कैसा होता है, समझो आप एग्जाम में बैठे हो, आपको याद ही नहीं आ रहा है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो देखो आप हमेशा बेसिक से ही आगे बढ़ सकते हो। तो इस पर अगर मैं बेसिक लॉजिक डिस्कस करने की कोशिश करूं तो देखो, अगर मैं वही डिस्कशन करूं हमारे बेसिक में, यानी मैं बोलूं 1 kg, सो 1 kg किसके बराबर होता है, सो सीजीएस में अगर मैं देखना चाहूं सो 1 kg बराबर होता है 10⁻³ ग्राम्स के बराबर। अगर मैं बात करना चाहूं 1 मीटर, सो 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर बराबर होता है 10⁻² सेंटीमीटर के। तो उसी प्रकार से आप लोग देख सकते हो, आपका ये अगेन बड़ा क्वांटिटी है ना। सो 1 न्यूटन किसके बराबर होगा, सो बराबर हो जाएगा 10⁵ डाइन्स के, राइट। सो आप सिमिलर लॉजिक से समझ सकते हो, कंपैरिजन करके ही हमको समझ गया। और अगर ऐसा है तो फिर 1 डाइन किसके बराबर होगा, सो 1 न्यूटन अगर बराबर है 10⁵ डाइन्स के, सो अगर मुझे डाइन्स निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10⁵ का फैक्टर वहां पे नीचे भेजना पड़ेगा। जब 10⁵ का फैक्टर नीचे भेजूंगा, ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा 10⁻⁵ न्यूटन। सो 1 डाइन कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 10⁻⁵ न्यूटन के बराबर। तो यहां पे मुझे 10⁻⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज द बेसिक बता दिया। सम तो ये आपका एग्जैक्ट सिमिलर सम है जैसा अभी अभी हमने डिस्कस किया था। आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर। सो मेरे पास कितने ड्रॉपलेट्स हैं, मेरे पास है यहाँ पर ऐसे करते हैं मेरे पास यहाँ पे 27 ड्रॉपलेट्स हैं। तो 27 ड्रॉपलेट्स हैं तो सबका मास होगा m के बराबर, सबका रेडियस होगा स्मॉल r के बराबर, और उनका रेडियस मुझे दिया भी गया है। सो रेडियस कितना दिया गया है, 0.1 मिलीमीटर के बराबर मुझे यहाँ पे रेडियस दिया गया है। कोएलेस इनटू अ सिंगल ड्रॉप, कोएलेस का मतलब हो रहा है होता है ये कंबाइन हो जाते हैं एक सिंगल ड्रॉपलेट में। चलिए, तो अगर ये सिंगल ड्रॉपलेट में कंबाइन हो जाते हैं तो उसका रेडियस बड़ा होगा कुछ, तो उसका रेडियस हो जाएगा यहां से r के बराबर। फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी, तो सरफेस टेंशन किसके बराबर होता है, सरफेस टेंशन बराबर होता है सरफेस एनर्जी अपॉन में यहां से हमारे एरिया के बराबर। तो दैट्स इट। और ड्रॉप है तो मल्टीप्लाई बाय 2 या वगैरह कुछ नहीं करना है। तो देखो पहला सिनेरियो क्या है, पहला सिनेरियो तो आपका वही है कि पहले इतनी पानी की बूंदें थी मेरे पास, अब क्या है, अब पानी की इतनी बूंद बन गई है। तो पहला सिनेरियो अगर ये आपको मेंशन्ड है तो आप लोगों का भी पहला स्टेप यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगा, पहला स्टेप आपका यहाँ पे कॉमन ही रहेगा। सो पहला स्टेप आप लोगों का भी क्या होगा, पहला स्टेप आप लोगों का भी यही होगा कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू द कांस्टेंट के बराबर क्या रहेगा, पहला स्टेप आप लोगों का भी यही रहेगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू द कांस्टेंट। वॉल्यूम बिफोर इज इक्वल्स टू दी हो जाएगा यहां से वॉल्यूम आफ्टर। वॉल्यूम बिफोर कितना है, सो पहले कितने ड्रॉप्स हैं, 27 ड्रॉप्स हैं। हर ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, सो हर ड्रॉप का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब के बराबर। बाद में कितना ड्रॉप है, बाद में एक ही ड्रॉप है, उसका वॉल्यूम कितना होगा, सो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई यहां से कैपिटल R क्यूब के बराबर। सो 4/3 पाई हो जाएगा कैंसिल, क्यूब रूट ले लेंगे सो मुझे मिलेगा 3r इज इक्वल टू r के बराबर। सो बेसिकली क्या हो गया, मुझे यहाँ पे रिलेशन मिल गया बिटवीन बोथ द रेडियसेस। तो हमारा पहला स्टेप तो रिलेशन बनाने में ही निकल जाता है, बिकॉज जितने रिश्ते आप निभाओगे उतना आपके लिए
कनेक्शन बढ़ेगा। खुश रहोगे दुखी रहोगे वो मैं नहीं बोलूंगा, आजकल के रिलेशन से हाथ जोड़ा हुआ है एनीवेज, सो आपके लिए ही कुछ ना कुछ कनेक्शन बनेगा, दैट्स इट। सो निकालना क्या है, निकालना है हमें चेंज इन सरफेस एनर्जी। तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है, सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे सरफेस टेंशन इनटू में यहाँ से डी ए के बराबर। चलिए सरफेस टेंशन कितना है, सो सरफेस टेंशन है यहाँ पे हमारा सरफेस टेंशन है 72 इंटू 10⁻³ के बराबर। एरिया क्या हो जाएगी, सो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। सो फाइनल में हमारे पास एक ही ड्रॉप है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, तो यहाँ पे फाइनल में है एक ही ड्रॉप जिसका रेडियस है कैपिटल आर, माइनस इनिशियल में क्या है, इनिशियल में मेरे पास है 27 ड्रॉप्स है ना, जिसमें हर ड्रॉप का एरिया क्या है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर। तो माइनस में हो जाएगा 27 इंटू में हो जाएगा 4 पाई यहाँ से स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर। चलिए तो इसको कैलकुलेशन करते हैं, क्या मिलेगा, मिलेगा 72 इंटू में यहाँ से 10⁻³ साथ में यहाँ से मैं 4 पाई को ओवरऑल कॉमन निकाल देता हूं, मेरे पास बचेगा यहाँ से आर का स्क्वायर माइनस 27 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर का स्क्वायर। अब लॉजिक ये है, यहां पर देखो मुझे एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है, तो लॉजिक हमारा ये है कि जो वैल्यू मुझे गिवन नहीं है, जैसे मुझे क्या दिया गया है, मुझे स्मॉल आर का वैल्यू पता है प्रॉपर के क्या है, कैपिटल आर का मुझे वैल्यू ही नहीं पता है, तो कैपिटल आर को मुझे गायब करना पड़ेगा एंड जो रिश्ते बनाए हैं वही मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो कैपिटल आर के जगह में डाल सकता हूं 3 टाइम्स ऑफ यहाँ पे स्मॉल आर के बराबर। चलिए सो यहाँ से हो जाएगा 10⁻³, यहाँ से हो जाएगा 4 पाई, यहाँ से हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर, इसका हो जाएगा स्क्वायर, माइनस में है 27 आर स्क्वायर। 72 को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 4 2 ज़ा 8, 7 4 ज़ा 28, राइट। सो हो जाएगा यहाँ से 288, साथ में है यहाँ पे पाई, इंटू में है 10⁻³ यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 आर स्क्वायर, माइनस में है 27 आर स्क्वायर के बराबर। चलिए तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, इवेंचुअली हो जाएगा 288 पाई इंटू 10⁻³ यहाँ से 9 माइनस 27 मुझे मिलेगा -18 आर स्क्वायर के यहाँ से बराबर। तो सरफेस चेंज इन एनर्जी, एनर्जी मेरा डिक्रीज हुआ है, आंसर नेगेटिव आया है तो एनर्जी क्या हुआ है, एनर्जी डिक्रीज हुआ। कोई स्टूडेंट अगर डर जाता है माइनस आने पे तो क्या कर देने का, सीधा डिप्लोमेटिक आंसर देने का, लिख देने का कंसीडरिंग ओनली मैग्नीट्यूड, क्योंकि टेक्स्ट बुक वाले भी ऐसा करते हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हो। सो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड ही अगर मैं कंसीडर करूं तो मेरे पास बचेगा 288 पाई इंटू में है 10⁻³ मल्टीप्लाइड में है यहाँ से -18 आर का स्क्वायर। आर कितना दिया गया है, सो आर दिया गया है मुझे यहाँ से 0.1 मिलीमीटर के बराबर। मिलीमीटर कितना होता है, सो मिलीमीटर हो जाता है 10⁻³ मीटर के बराबर। 0.1 कितना होता है, सो हो जाता है 10⁻⁻1 के बराबर। सो इवेंचुअली आर यहाँ से कितना हो जाएगा, आर यहाँ से हो जाएगा 10⁻⁻4 यहाँ से मीटर के बराबर। एंड यहाँ पे क्या करना है, मुझे उसी आर का करना है स्क्वायर। सो 288 पाई इंटू में हो जाएगा 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेता हूँ, सो मैग्नीट्यूड अगर लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा 18 और यहाँ से हो जाएगा 10⁻⁻4 का स्क्वायर। सो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 288, साथ में हो जाएगा पाई, साथ में हो जाएगा यहाँ से 18, यहाँ से हो जाएगा 10⁻³ और वहां से -4 का स्क्वायर हो जाएगा -8। चलिए अभी आप लोग लॉग बुक से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, बट अभी मुझे यहाँ पर सॉल्व करना है क्योंकि, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, पाई की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, सो पाई की वैल्यू अभी मैं 3.14 नहीं लेके 22/7 लेता हूं, बिकॉज देखो 28 हमारा 7 से डिविजिबल है, राइट। 28 क्या है, 28 हमारा 7 से डिविजिबल है, राइट। तो यहां पर अभी मैं क्या कर सकता हूं, मैं सीधा बोल सकता हूं 288 को मैं क्या बोल सकता हूं, 288 को यहाँ पे मैं सीधा बोल सकता हूं कि 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, बचेगा 8 1 ज़ा, बचेगा वापस से ये, सो 41.1। सो अभी मुझे बस क्या करना है, 41.1 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 18 इंटू 10⁻11 मुझे निकालना है। ये आपको लॉग बुक से करना है, मैं आपको फिर भी रेफरेंस के तौर पे करके बता देता हूं। 8 2 ज़ा 16,
8 2 जा 16 17 2 2 यहाँ पे हो जाएगा 6 7 + 2 हो जाएगा 9, यहाँ से हो जाएगा 396। 396 को मल्टीप्लाई करना है 411 से, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा वही आएगा, वापस से 1 को मल्टीप्लाई करूंगा वही आएगा। 6 4 जा 24, 9 4 जा 36 38, 4 3 जा 12, 13 14 15। चलिए सो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 9 10 11 12, सो 6 ये हो जाएगा मेरे पास आंसर। और इसमें एक पॉइंट सिर्फ मुझे और एडजस्ट करना पड़ेगा, सो दिस विल बिकम 1627.5.6 इंटू 10⁻⁻11। अगर इसी को मैं जैसे आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का फॉर्मेट बताया, अगर वैसे ही लिखूं तो मुझे 4 स्पेसेस शिफ्ट करने पड़ेंगे, सो 1.625 इंटू 10⁻11 जूल्स बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। तो कैलकुलेशन टाइम ले लेगा, सो दिस इज प्रोबेबली अ 3 मार्क क्वेश्चन, आपका प्रॉपर 3 मार्क का क्वेश्चन है, या अगर उनका मन करेगा तो 4 मार्क क्वेश्चन में भी ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वाटर राइजेस टू अ हाइट ऑफ 3.2 सेंटीमीटर। सो ये आपका कैपिलरी ट्यूब का हो जाता है। सो कैपिलरी ट्यूब का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल्स टू दी RH रो जी अपॉन में 2 cos ऑफ थीटा के बराबर। इसमें अगर हमारी लिक्विड कांस्टेंट है, इसका एक शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट ये कहता है कि अगर आपकी लिक्विड कांस्टेंट है, ओके आपकी क्या है, आपकी लिक्विड अगर कांस्टेंट है, सो लिक्विड कांस्टेंट होने से क्या हो जाता है, लिक्विड कांस्टेंट होने से हम लोग बोलते हैं कि सरफेस टेंशन कांस्टेंट है, 2 मेरा नंबर है वो कांस्टेंट है, एंगल ऑफ कांटेक्ट कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, ग्रेविटी कांस्टेंट है। तो हमारा सीधा फॉर्मूला बच जाता है HR इज इक्वल्स टू दी कांस्टेंट के बराबर। एंड क्वेश्चन का मैंने अभी तक पहला लाइन पढ़ा है, मुझे तो यही लग रहा है कि यही यूज होगा। So water rises to a height of 3.2 centimeter in a glass capillary tube. So H1 कितना है, H1 है यहां से 3.2 सेंटीमीटर के बराबर। In a glass capillary tube, find the height to which the same water will rise. क्या बताना है, find the height. So H2 बताना है to which the same water will rise. So देखो liquid constant है। In another glass capillary having हाफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, तो इन लोगों ने ट्विस्ट कैसा डाला है, ट्विस्ट डाला है अगेन अ प्रॉपर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन। इन्होंने ट्विस्ट कैसा डाला है, ट्विस्ट इन्होंने डाला है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लेके आके। सो देखो कैपिलरी का हमारा सिनेरियो बहुत ज्यादा सिंपल है। कैपिलरी में कैसे होता है, कैपिलरी में हमारा कुछ इस प्रकार से होती है कैपिलरी, और आपका जो एरिया होता है वो सर्कुलर होता है। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर होता है हमारे पाई r स्क्वायर के। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, A2 बाई A1 इज इक्वल्स टू दी हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा यहाँ से पाई R1 के स्क्वायर के बराबर। पाई और पाई हो जाएगा कैंसिल। A2 कितना है, सो A2 बोल रहे हैं आपका क्रॉस सेक्शन कितना है, आधा है। सो A2 यहाँ पे आधा है। सो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, R2 बाय R1 द होल स्क्वायर के यहाँ से बराबर। A1 हो जाएगा कैंसिल, R2 बाय R1 कितना मिलेगा, सो R2 बाय R1 मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन में √2 के बराबर। सो अभी मैं मेरा रिलेशन यूज करूंगा जो कहता है HR इज इक्वल्स टू दी कांस्टेंट। सो वो हो जाएगा H1 R2 इज इक्वल्स टू दी H2 R2 इज इक्वल्स टू दी हो जाएगा कांस्टेंट के बराबर। निकालनी क्या है, हाइट H2। सो H2 कितना हो जाएगा H1 R1 डिवाइडेड बाय R2 के बराबर। H1 कितना है, सो वो है 3.2 सेंटीमीटर के बराबर। तो कैपिलरी ना आपकी होती ही छोटी है। सो कैपिलरी क्या होती है, आपकी छोटी होती है। तो जिंदगी में कभी भी मीटर में उसका मेजरमेंट नहीं लिया जाता है, सेंटीमीटर में ही लिया जाता है। R1 बाय R2 कितना हो जाएगा, सो उसका उल्टा ले लेंगे, सो हो जाएगा यहाँ से √2 के बराबर। सो दिस विल बिकम 3.2 इंटू 1.414 के यहाँ से बराबर। सो अगेन आपको लॉग बुक से ये करना है 1.414 इंटू में 32। सो 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 4। सो आंसर आ जाएगा यहाँ से आपका 8 4 8 9 10 11 12 5 एंड यहाँ से 4, जिसमें पावर्स कितने जाएंगे, 4 डिजिट मेरे रिप्लेस हो जाएंगे। सो 4.52 आपका हो जाएगा आंसर। 4.52 सेंटीमीटर आपका यहाँ से हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, यानी हाइट आपका पानी का उतना यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। सो मैंने 3 जीरोज यहाँ से, 1 पॉइंट यहाँ से निकालूंगा तो नीचे 10⁻4 चला जाएगा। वही 10⁻4 जब ऊपर आ जाएगा तो आपका
पावर्स उतने सारे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं हम एक और सवाल क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर। सो राइज ऑफ वाटर मुझे बताना है इनसाइड अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब। अभी क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर। सो रेडियस कितना है, 0.1 मिलीमीटर के बराबर। सो ठीक है, इमर्ज्ड इन वाटर ऑफ सरफेस टेंशन। अब देखो, अब आप बोलोगे सर अभी अभी आपने बोला, 1 मिनट पहले आपने बोला कि कभी भी आप हाइट कभी भी सेंटीमीटर में ही कैलकुलेट करो, बट अभी यहां पर सिचुएशन कैसा है, आपको सरफेस टेंशन यूज करना है और सरफेस टेंशन दिया गया है न्यूटन पर मीटर में। तो अभी अगर मैं उसको सेंटीमीटर में लेता हूं तो ये मुझे न्यूटन के जगह डाइन में लेना पड़ेगा और मीटर के जगह सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा, तो पूरा अनवांटेड प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इस वजह से उसको मैं सेफर साइड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मीटर में कन्वर्ट कर ही देता हूं। सो 1 मिलीमीटर में होते हैं 10⁻³ मीटर। 0.1 का खुद का मतलब होता है 10⁻⁻1। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 और -3 हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर के बराबर। चलिए सरफेस टेंशन कितना है, सरफेस टेंशन यहां से है 7, इंटू में है 10⁻² न्यूटन पर मीटर के बराबर। द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द वाटर ऑफ ग्लास वाटर एंड ग्लास 0। सो क्लीन ग्लास है, क्लीन चीजों का आपका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 0 होता है। पूछा क्या है, कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर। चलो ठीक है, सो फॉर्मूला वही है, T इज इक्वल टू हमारी RH रो जी अपॉन में 2 cos ऑफ थीटा के बराबर। सो निकालना क्या है, निकालनी है यहां से मुझे हाइट। सो हाइट अगर निकालनी है, सो हाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से 2T cos थीटा, राइट। हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा 2T cos थीटा अपॉन में यहां से R रो जी के बराबर। चलिए तो सरफेस टेंशन कितना है, 7 इंटू 10⁻²। कॉस ऑफ 0 कितना होता है, 1 के बराबर। रेडियस कितना है, 10⁻⁴ के बराबर। डेंसिटी कितनी होती है, 10⁻³ के बराबर। ग्रेविटी बोला है 9.8 लो, नहीं तो मैं तो 10 ही लेता। चलिए सो यहां से ले लेंगे 9.8 के बराबर। सो क्या हो जाएगा, 7 2 होता है 14, हो जाएगा 14 इंटू 10⁻²। -4 और 10⁻³ हो जाएगा 10⁻⁻1 के बराबर, साथ में है 9.8। -1 चला जाएगा यहां से ऊपर, है ना, तो हो जाएगा इधर 14 है और इधर मेरे पास रहेगा समझो मैं 98 लिखता हूं। सो एक और 10 चला जाएगा ऊपर और ये -1 भी ऊपर चला जाएगा, तो +1 +1। सो यहां से कुछ नहीं बचेगा, बचेगा 14 डिवाइडेड बाय 98। तो 0 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर यहाँ पे होगा। इसको मैं अगले स्लाइड में कर सकता हूं। सो 98 को डिवाइड करना है 14 से। सो इतना छोटा लॉग बुक से मत करना, नहीं तो फिर तो लॉग बुक ही लेके बैठे रहोगे एग्जाम में। सो यहाँ पे 1 ही लगेगा ऑब्वियसली। सो 98, 2 यहाँ से 40, वहां से बचेगा 42। सो एक आ जाएगा यहाँ पे 0। सो अगेन इतना तो समझ गया होगा आपको, 4 ही लगेगा अगेन। सो 8 4 32, 9 4 36, 392, राइट। चलिए तो मैं आगे थर्ड डिजिट सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं इधर ही छोड़ दूंगा कि 0.14 मेरा आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, 0.14 सेंटीमीटर तो नहीं बट मीटर ही बोलना पड़ेगा मुझे, बिकॉज सारी चीजें मैंने एसआई यूनिट के हिसाब से ही ली हैं। समझे क्या, अगर इस समय आप एसआई यूनिट फॉलो करते पागल हो जाते, आपको ग्रेविटी 980 लेनी पड़ती, बिकॉज आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं ले सकते हो। ओके तो वही है, फिजिक्स में सम देख के आपको बोलनी है चीजें, हर सम का अपना प्रोसेस, अपना तरीका वेल डिफाइंड रहता है। चलिए आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया दिस। अच्छा, सो फोर्स लग रहा है यहाँ पे 1 न्यूटन के बराबर। फोर्स कितना लग रहा है, 1 न्यूटन के बराबर। एरिया कितनी है, एरिया है 10⁻² मीटर स्क्वायर के बराबर है एरिया। विथ अ वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी कितनी है, सो वेलोसिटी है 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड के बराबर। लेस रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ दिस मच थिकनेस, थिकनेस कितना है, थिकनेस बोलो या एक्स बोलो, कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर के बराबर। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल। तो सबसे पहली बात तो समझ ही नहीं रहा था क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है। अभी तो आपको पता है कि आज आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स देखने ही आए हो, बट एग्जाम में तो सारी चीजें मिक्स रहती हैं। तो बहुत अच्छा है कि इन लोगों ने बोल दिया
कि आप कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालो, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दो फॉर्मूलाज में आता है। पहली फॉर्मूला हो जाती है 6 पाई ईटा आरवी, तो ये तो किसी एंगल से नहीं लग रही है फॉर्मूला, बिकॉज न एरिया गिवन है न थिकनेस विकनेस यहाँ पर है। सो दूसरी फॉर्मूला हो जाती है F इज इक्वल टू ए dv बाय यहाँ से dx के बराबर, एंड साथ में आ जाता है यहाँ से हमारा ईटा, राइट। सो ईटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है F डिवाइडेड बाय a टाइम्स ऑफ यहाँ से dv बाय dx के बराबर। तो ये एक्चुअल फॉर्मूला है जहां पे आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ओरिजिन है, तो आपकी ओरिजिन वाली फॉर्मूला ही यहाँ से हमसे पूछी गई है। चलिए, सो F कितना है, F है 1 के बराबर, एरिया कितना है 10⁻² के बराबर, dv कितना है, सो वेलोसिटी है 2 × 10⁻² के बराबर, डिस्टेंस कितना है यानी थिकनेस, तो वो है 1.5 × 10⁻³ के बराबर। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला जाता है न्यूमरेटर में, हो जाएगा 1.5 × 10⁻³ के बराबर, डिवाइड में रह जाएगा 10⁻², साथ में रह जाएगा यहां से 2 × 10⁻²। सो यहां से क्या बच रहा है 1.5 डिवाइडेड बाय 2, यहां से क्या बच रहा है 10⁻³ साथ में हो जाएगा +4। सो यहां से क्या बच रहा है 1.5 डिवाइडेड बाय 2 और यहां से बच रहा है 10। सो अगर मैं इसको कर दूं 2 1 जा, ऐसा नहीं करता हूं, पॉइंट निकालता हूं, यहां से हो जाएगा 10 10 और 10 कैंसिल, 7.5 इज द आंसर। ओके, सो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो जाता है आपका 7.5 के बराबर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इसका होता है यूनिट। अगर आपको नहीं याद है तो आप पॉइज्यूले भी लिख सकते हो, PI भी इसी का यूनिट हो जाता है। सो आप देख सकते हो आपको ज्यादा दिमाग एकदम भाई कोर दिमाग लग गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो सब चीजें नहीं होंगी। आपको फॉर्मूला बस करना है, स्टेप्स फॉलो करने हैं। हर चैप्टर अलग डिमांड रखता है, कोई चैप्टर में दिमाग लगता है, कोई चैप्टर में स्टेप्स लगते हैं, कोई चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूला पता है तो भी आपका इनफ काम हो जाता है। चलिए आ जाते हैं, अभी तो विस्कस फोर्स पूछा है, एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप ऑफ डायामीटर 1 मिलीमीटर। डायामीटर पूरे फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला ही नहीं है, सो रेडियस ही देखना पड़ेगा। सो रेडियस हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर के बराबर, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा, हो जाएगा 0.5 × 10⁻³ मीटर के बराबर। फॉलिंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। सो फॉलिंग गिर रहा है यानी टर्मिनल वेलोसिटी का कुछ लॉजिक लग सकता है। द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज दिस मच। सो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहां पर कितना दिया गया है 1.8 × 10⁻⁵ के बराबर दिया गया है। अगेन थोड़ा सा ऐसे मैंने क्वेश्चन रीड किया, मुझे समझ नहीं रहा है कि मैं कौन सी फॉर्मूला यूज करूं, है ना, होता है ना, एज ए स्टूडेंट आपको नहीं समझता है कि करना क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो मैंने इस वजह से आपको बता दिया कि ईटा की पूरे फिजिक्स में 2 ही फॉर्मूला है, या तो वो बड़ी वाली या तो स्टोक्स लॉ वाली। तो यहां पर आपको विस्कस फोर्स निकालना है, तो विस्कस फोर्स ना आपका स्टोक्स लॉ ही बताता है। तो ये पहला हिंट है कि स्टोक्स लॉ यूज करना है। दूसरी चीज, आपका रेडियस का टर्म वहां पर नहीं गिवन होता है। ये जो हम लोगों की ये वाली फॉर्मूला है, अगर आपको पता हो ये वाली फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन बोर्ड एग्जाम का कैसा रहता है कि आपके लेयर्स हैं पूरे के पूरे, तो ये लेयर्स आपके लिक्विड सरफेस के रेक्टेंगुलर होते हैं, इसमें रेडियस नहीं आता है। तो आपका पहला हिंट वहां पे जो दिया गया है विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स आपका स्टोक्स लॉ में ही आता है। दूसरी चीज एक यही फॉर्मूला है जहां पे आपका रेडियस भी आता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के साथ, ठीक है। तो ये है, अभी कोई बोलेगा सर टर्मिनल वेलोसिटी में भी आता है, तो उसमें फिर डेंसिटी होता है, कहां दिया है डेंसिटी। ओके, तो आपको डेटा देखना है, उस हिसाब से फॉर्मूला सोचनी है। चलिए, तो 6 × पाई का आंसर होता है 3.14 के बराबर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है 1.8 × 10⁻⁵ के बराबर, रेडियस कितना है, रेडियस है यहाँ पे 0.5। इसको मैं करूंगा ही नहीं, इसमें मैं क्या सीखूं, इसमें बस मैंने आपको सिखा दिया कि फॉर्मूला कैसे सिलेक्ट करना है। बाकी एक होमवर्क क्वेश्चन है आज का, आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको मजा चाहिए तो जैसे मैं जजमेंट के थ्रू आंसर बताता हूं, आप लोग भी जजमेंट के थ्रू आंसर बताने का यहां पे प्रयास कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल का सवाल है। क्या है बर्नौलीज प्रिंसिपल का सवाल है?
बर्नौली प्रिंसिपल इक्वेशन है क्या? सो बर्नौली प्रिंसिपल इक्वेशन होती है हमारी एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन। जैसे रोटेशनल डायनामिक्स में हम लोग बोलते हैं कि हमारा एनर्जी कंजर्व्ड है, तो हमारा एनर्जी कंजर्व्ड है तो हम क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन के नाम पे क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब कंजर्व्ड है। बर्नौली इक्वेशन किसके बारे में बात करती है? बर्नौली इक्वेशन बात करती है फ्लूइड्स के बारे में। सो फ्लूइड्स में प्रेशर आपका मेन चीज होता है हर जगह पे। ओके, तो बर्नौली इक्वेशन होती क्या है? सो बर्नौली इक्वेशन हमारी कहती है, बर्नौली इक्वेशन सबसे पहली बात है क्या? सो बर्नौली की जो हमारी इक्वेशन हो जाती है वो हो जाती है प्रेशर कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन, जो कहती है प्रेशर प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ एम वी स्क्वायर के जगह हो जाता है हाफ रो वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो यहाँ पे हो जाता है रो जी एच इज इक्वल्स टू दी जीरो के बराबर, सॉरी नॉट जीरो के बराबर, इज इक्वल्स टू दी कांस्टेंट के बराबर। अब हमारे महाराष्ट्र में हमारे अच्छे लोग हैं, आई लव माई महाराष्ट्र, प्राउड ऑफ माई महाराष्ट्र, तो हमारा एग्जाम भी अच्छा है। तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या करते हैं, फर्स्ट केस और सेकंड केस में हम लोग हमेशा हाइट कांस्टेंट रखते हैं। ओके, तो जैसे अभी ये क्वेश्चन एरोप्लेन का है, सो एरोप्लेन में हाइट का कुछ भी ले फर्क नहीं होता है, आपका पंखों का हाइट सेम ही रहता है। तो अगर पंखों का हाइट सेम ही रहता है, अब इसको लिखने का तरीका कैसे होता है? जैसे थर्मोडायनामिक्स आपको नहीं आता है, मैं ये अज्यूम करके बता रहा हूं, केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स तो आता होगा। हम कहते हैं फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी इज इक्वल्स टू द कांस्टेंट। तो हम उसको एक्सप्रेस कैसा करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू दी हो जाएगा हमारा P2 V2 के बराबर। तो ये इक्वेशन को भी हम ऐसे ही मैनेज करते हैं। और अगर H कांस्टेंट है तो H का टर्म हमारा आता ही नहीं है। तो क्या हो जाता है? P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू दी हो जाता है यहां से हमारा P2 प्लस हो जाता है यहां से हमारा हाफ रो V2 का स्क्वायर। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक सा यहां पर फंडा जो हम यूज करते हैं। चलो, अब क्या दिया गया है? टेस्ट एक्सपेरिमेंट हो रहा है मॉडल एरोप्लेन में, जिसमें पाया गया है कि स्पीड्स हैं जो मेरे एयर की वो है 70 मीटर पर सेकेंड एंड 60 मीटर पर सेकेंड ऑन द अपर एंड लोअर सरफेसेस। देखो, ये अपर लोअर की बात ना आपके लेवल पे समझती नहीं है, ये क्या अपर क्या लोअर, V1 किसको लें, V2 किसको लें, तो आपको उन सब चीजों में पढ़ना ही नहीं है। आप चुपचाप नंबर के टर्म्स में करोगे। आप कैसे करोगे? आप चुपचाप नंबर के टर्म्स में करोगे कि V1 कितना है? V1 है 70 मीटर पर सेकेंड। V2 कितना है? V2 है यहां से 60 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है? निकालना है डिफरेंस इन प्रेशर ऑन द लोअर एंड अपर सरफेस, निग्लेक्ट द थिकनेस ऑफ द विंग। सो आपका H का कुछ भी लेना देना नहीं। तो देखो, सिंपल बात है, अगर मैं कहता हूं कि प्रेशर प्लस हाफ रो जी एच या फिर हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू दी कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हो जाता है कि जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर कम होगा, क्योंकि अगर आपका सेकंड वाला टर्म बड़ा है तो फर्स्ट वाला टर्म कम होगा। आपका सेकंड वाला टर्म छोटा है तो फर्स्ट वाला टर्म ज्यादा होगा। तो V1 बड़ा है यानी ये बड़ा है, तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं? P1 मेरा कम होगा। V2 छोटा है, ये वाला टर्म छोटा है, RHS कांस्टेंट है। आई होप आपको समझता है ये सब। मतलब मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो नहीं पता है तो इधर कोसने नहीं आया हूं मैं, आपको क्या बोल रहा हूं आप समझो। आपको दो नोट हैं, दोनों नोट मिला के 100 रुपए के होने चाहिए। तो पहला नोट 20 का है तो दूसरा 80 का होगा। तुम पहला 30 का कर दो तो ये 70 का हो जाएगा। तुम ये 60 का कर दो तो वो 40 का हो जाएगा। समझा क्या? एक ही बड़ा होगा एट अ टाइम, एक बड़ा होगा तो दूसरा छोटा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कोई बोलेगा अभी 50-50 के दो, हाँ तो उसको जब आएगा तब देखेंगे है ना। चलिए, सो V1 बड़ा तो P1 कम, V2 छोटा तो P2 यहां पे ज्यादा। अगर P2 यहां पे ज्यादा है तो मैं क्या कर दूंगा? ये वाले टर्म्स इस तरफ लेके आ जाऊंगा। सो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? P2 माइनस P1। और अगर प्रेशर का टर्म यहां लाया हूं तो वेलोसिटी का टर्म वहां भेज दूंगा। इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से हाफ रो V1 का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा V2 स्क्वायर के बराबर।
सो मुझे प्रेशर डिफरेंस ही निकालना है, सो मैं सिर्फ RHS ही सॉल्व करता हूं। हाफ इंटू डेंसिटी, डेंसिटी कितना है 1.3 के बराबर। V1 का स्क्वायर कितना है भाई 70 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर कितना है 60 का, यहाँ से स्क्वायर, बस यही मुझे करना है यहाँ से सॉल्व। चलिए, सो हाफ इंटू 1.3, 70 का स्क्वायर 7 7 जा 49, यहाँ से हो जाएगा 100, 6 6 जा 36, यहाँ से हो जाएगा 3600। चलिए, सो हो जाएगा हाफ इंटू में 1.3 इंटू में ये कितना मिलेगा, सो 3600 और 4600 1300 मिलेगा, 1300। चलिए, एक जीरो यहाँ पे दान में दे देता हूं, सो क्या हो जाएगा, एक जीरो यहाँ पे दान में दे दूंगा, सो कितना मिलेगा मुझे, ये एक लाइन पड़ गई है यहाँ पे सिर्फ, सो एक जीरो दान में दे देता हूं, सो कितना मिलेगा 13 इंटू 130 डिवाइडेड बाई 2। 13 13 जा होता है 169, यहाँ पे है 1690 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 9, 2 5 जा दिस, आपका प्रेशर हो जाता है, प्रेशर डिफरेंस हो जाता है 845 पास्कल्स के बराबर। तो फिजिक्स ब्यूटीफुल है, सिर्फ समय और नजरिए से आपको पढ़ना है कितना सिस्टमेटिकल तरीके से हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का फिजिक्स गलत जाता है क्योंकि वो हमेशा हड़बड़ी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ मेंटल क्लैरिटी से करते हैं। आप देखो पूरे लेक्चर में, मेरी थ्योरी लेक्चर्स में आपको मे बी हैंडराइटिंग आड़ी टेढ़ी दिखे, बट न्यूमेरिकल्स के लेक्चर में मेरी हैंडराइटिंग देखो कैसे रहती है। क्यों रहती है? मुझे क्या हैंडराइटिंग का शौक है नोट्स बनाने का? नहीं, क्लैरिटी रहती है तो सम्स में गलतियां कम होती हैं। अभी यही मैं मैसी तरीके से लिखूंगा ना, भूल जाऊंगा किधर -1 है किधर +2 है। ओके, तो वो आपको थोड़ा सा चीजें देखनी रहती हैं। चलिए, द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, एंड इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करेंगे आज के इस न्यूमेरिकल को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, वीडियो कॉलेज ग्रुप्स में शेयर नहीं की है तो भी कर दो, तभी ही 16 चैप्टर पूरे करूंगा। ओके, सब चीजें मुझसे ही करवाते जा रहे हो। ये एक्स्ट्रा सीरीज है, ये मेरे प्लानर में नहीं थी इस साल। ओके, ये मेरे प्लानर में थी ही नहीं। चलिए, Doors of a dam are 20 मीटर below the surface. Doors of a dam क्या है यहाँ पे, 20 मीटर है below the surface. Okay. If the one door is open, ठीक है, what will be the speed of the water that outflows this? तो यहाँ पर आपका एफ्लक्स का फॉर्मूला यूज होता है, ये आपका क्लास 11th का ही फॉर्मूला है, काफी लोगों को नहीं पता रहता है। V is equals to the root of 2gh के बराबर। ओके, सो ये फॉर्मूला आता कहां से है? ये फॉर्मूला आता है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू दी u स्क्वायर प्लस 2as से। तो इसको हम डिराइव कैसे करते हैं कि इवेंचुअली तो कोई भी चीज फ्लो नहीं हो रही थी जब दरवाजा बंद था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। आपका पानी नीचे आता है तो वो ग्रेविटी के वजह से आता है, हाइट ये होती है, सो v इज इक्वल्स टू दी रूट ऑफ यहाँ से 2gh के बराबर। अगेन ये लोग बोल रहे हैं कि g को 9.8 लो, ठीक है भाई। हाइट कितना दिया है? सो हाइट यहाँ पे दिया है मुझे 20 मीटर्स के बराबर। ये 0 यहाँ पे डोनेट कर दूंगा, सो कितना हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू हो जाएगा 98 इंटू हो जाएगा 2, यहाँ से मिलेगा 98 इंटू 4 के मुझे बराबर। अप्रोक्सीमेटली लेना चाहूंगा, सो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा 100 इंटू 4 के बराबर। 100 का रूट होता है 10, 4 का रूट होता है 2, अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। समाप्त करते हैं आज के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के सेशन को यहीं पे। जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, हमारी 3 सीरीज हैं, जिसमें से पहली सीरीज आपने साइंस लिया है तो कंपलसरी है, आपने साइंस में एडमिशन लिया है। अगर आप ये सीरीज नहीं देखते हो नहीं चलेगा, आपको कंपलसरी देखना है ही है। ओके, चलिए, सेकंड सीरीज ऑप्शनल टाइप है, एक बार देख के छोड़ सकते हो, ये तो पढ़ते रहना है। ये आपका MHT CET के बेसिक्स भी यहीं से क्लियर होंगे, JEE के बेसिक्स भी यहीं से क्लियर होंगे, नीट के कॉन्सेप्चुअल बेसिक्स भी यहीं से क्लियर होंगे। ये फिजिक्स है, फिजिक्स। ओके, आप कोई भी बोर्ड के रहो, कुछ भी, इस पे आप कश्मीर बोर्ड के स्टूडेंट्स भी यही सीरीज देखते हैं, आपने कमेंट्स में अगर देखा हो तो। ओके, सो दिस इज द एक्चुअल रियल फिजिक्स। टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, विजयी भव।